Hello student, today we will study class 10 chapter 2nd sector of Indian economy. Subject economics. The topic is sector of economic activities. Sector define a large segment of economy in which business share the same or related product or services. सेक्टर क्या होता है? एक बहुत बड़ी व्यवस्था को कहते हैं जिसमें क्या होता है, बिजनेस जो होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं और जो सर्विसेज होते हैं उसको क्या करते हैं, साझा करते हैं. When we produce a goods by extraction and collection of natural resources, it is known as primary sector. Example: farming, forestry, hunting, fishing and mining. और जब हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को कलेक्ट कर कर उससे हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं. जैसे फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, फिशिंग, माइनिंग. फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर वर्क हो गया, वानिकी, शिकार करना, मछली मारना, और माइनिंग करना मतलब खनन करना. ये सभी आपके प्राइमरी सेक्टर के पार्ट हैं. The secondary sector covers activity in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing. It is the next step after primary. सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, सेकेंडरी सेक्टर कवर करता है जिसमें क्या नेचुरल जो प्रोडक्ट होते हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है, उनको चेंज कर कर प्रोडक्ट्स को या गुड्स को कह सकते हैं रेडी किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है. ये क्या है, इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी. प्राइमरी सेक्टर के कह सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर का नेक्स्ट पार्ट होता है सेकेंडरी सेक्टर, या नेक्स्ट स्टेप कह सकते होता है. सम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर रिक्वायर्ड हियर. इसमें बहुत कुछ जो है कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की ज़रूरत होती है यहाँ. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर. इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वेव क्लॉथ. हम कॉटन प्लांट जो कि हमारा प्राइमरी कह सकते हैं सेक्टर का पार्ट है, उसको हम प्लांट से प्राप्त करते हैं और उससे हम धागा बनाते हैं, स्पिन करते हैं और कपड़े भी बुनते हैं. इस तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, यूजिंग शुगर केन एज रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़. हम क्या करते हैं, शुगर केन को एज द रॉ मटेरियल लेते हैं और उससे उसको प्रोसेस करके हम क्या बनाते हैं, शुगर और गुड़. मतलब गन्ने को प्रोसेस करके हम उससे चीनी या गुड़ बनाते हैं. टर्सरी सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. टर्सरी सेक्टर क्या होता है, इसमें वो एक्टिविटी होती है जिसमें कह सकते हैं कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ये क्या करता है, हेल्प करता है. These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production processes. टर्सरी सेक्टर में कोई भी हमें नई चीज़ या नया गुड्स जो हमें नहीं मिलता है, बट ये क्या करता है, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर. इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं टर्सरी सेक्टर में कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं. तो टीचर्स, डॉक्टर्स, वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज एक्सेट्रा, ये सभी क्या हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो ये सभी टर्सरी सेक्टर के एग्जाम्पल हो गए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स. अब जो थ्री सेक्टर्स हैं हम उनको देखते हैं, कंपेयर करते हैं. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर. तो यहाँ पर क्या है कि जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जो फाइनल गुड्स होते हैं और जो सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, एक साल में जो तीनों सेक्टर से जो है फाइनल गुड्स जो प्राप्त होते हैं, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट सेक्टर फॉर दैट ईयर, वो उस साल के लिए टोटल प्रोडक्शन होता है. द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर गिव्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ अ कंट्री. और जो तीनों ये सेक्टर का जो कह सकते हैं जो
प्रोडक्शन का सम होता है उससे हम जीडीपी कहते हैं, उस कंट्री का जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी क्या होता है? अ, जो फाइनल गुड्स होते हैं उनका पूरा क्या होता है, सम होता है, टोटल होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, जो उस कंट्री में पर्टिकुलर ईयर में भी वो प्रोड्यूस होता है। इट शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज इन इंडिया। अब यहाँ हम ये दिखाते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। और जो है जीडीपी मेजरिंग का जो टास्क है ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इसको कंट्रोल करता है, देखता है। हम लोग आगे देखते हैं, एक ग्राफ है, ग्राफ को हम कंपेयर करेंगे। द ग्राफ बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स, जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। 1973 एंड 1974, 1973 से 74 में हम देखेंगे कि जो है प्राइमरी एक्टिविटी भी कम है और सेकेंडरी एक्टिविटी काफ़ी कम है, टर्शियरी एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी के लगभग बराबर है। बट टाइम कह सकते हैं कि जब स्पेंड होता है और चलते हैं 2013 और 14 में, तो वहाँ क्या है, in the year 2013-14, the tertiary sector emerged as the largest producing sector in India। तो 2013-14 में जो है, जो टर्सरी सेक्टर है, जो ग्रीन कलर का जो पार्ट है, ये क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर के फॉर्म में ये क्या है, इंडिया में इमर्ज होता है, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करते हुए। द टर्सरी सेक्टर हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब टर्सरी सेक्टर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया इंडिया में, इसके लिए पीछे कह सकते हैं फॉलोइंग रीजन है जो हम देख सकते हैं। वो रीजन कौन कौन से हैं? सर्विस सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एट्सेट्रा are considered as basic services or services and are necessary for all people। तो ये सभी चीज़ें जो हैं मानी जाती हैं कि ये क्या बेसिक सेवाएं हैं जो सभी लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। The development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, ट्रेड, स्टोरेज एट्सेट्रा। आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। तो जो भी डेवलपमेंट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में हुआ तो उसको क्या है, कहीं ना कहीं जो टर्शियरी सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है वो उसने उसको कह सकते हैं काफ़ी लीड किया उसको डेवलप करने के लिए। तो इसमें क्या है, जो है सर्विस सेक्टर काफ़ी हेल्प किया, कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और स्टोरेज, इन सभी के थ्रू। With the rise in the income of people, they start demanding more services like eating out, tourism, shopping, private hospital, private school, professional training, etc। अब जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ा तो लोगों ने क्या किया, जो सर्विसेज हैं उसकी डिमांड बढ़ने लगी, लोग बाहर जाकर खाने लगे और पर्यटन करने लगे, टूरिज़्म करने लगे, कह सकते हैं टूरिज़्म मीन्स पर्यटन, घूमना फिरना, ये होने लगा। एंड शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल खुलने लगे, प्राइवेट स्कूल खुलने लगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये सभी चीज़ें बढ़ने लगी। इन सभी के बढ़ने से क्या होगा, बढ़ने से क्या हुआ, जो टर्शियरी सेक्टर है और वो ज़्यादा क्या हुआ, एडवांस होता गया, डेवलप होता गया। मतलब ये सर्विस सेक्टर है तो इन सभी से क्या है, सर्विसेज बढ़ने लगे, इससे टर्शियरी सेक्टर काफ़ी डेवलप हुआ। ओवर द पास्ट डिकेड सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पोर्टेंट एंड इसेंशियल। अब बोल रहा है कि पास्ट के अगर डिकेड से देखें तो सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है
हैव बिकम इम्पोर्टेंट, और ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट और आवश्यक बन गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, वेयर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, कहाँ पर क्या है ज़्यादा पीपल एम्प्लॉयड हो सकते हैं, तो देखते हैं एम्प्लॉयड हैं, देखते हैं प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी टर्सरी को भी एक साथ देखते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर मेनली इन एग्रीकल्चर, मतलब हाफ से भी ज़्यादा क्या है, मोर देन हाफ जो वर्कर्स हैं वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है जो पीपल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी टर्सरी वाले पार्ट में, दिस सेक्टर एम्प्लॉय लेस देन हाफ द पीपल एज कंपेयर टू द प्राइमरी सेक्टर। और अब इसमें क्या है, जो लोग इंगेज हैं कह सकते हैं सेकेंडरी टर्सरी एक्टिव में, तो इसमें जो है लेस देन हाफ है, वो हाफ से भी कम है अगर देखा जाए प्राइमरी सेक्टर की तुलना में। इट कंट्रीब्यूट्स टू ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी, जो प्राइमरी सेक्टर है ये 1/4 कह सकते हैं कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को। दिस सेक्टर सेकेंडरी टर्सरी में देखते हैं तो दिस सेक्टर प्रोड्यूस 4/5 ऑफ द प्रोडक्ट, और ये जो सेकेंडरी टर्सरी है इसमें क्या है, ये 4/5 क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, प्रोडक्ट का। आगे चलते हैं हम लोग, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हम लोग कैसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, तो देखते हैं एम्प्लॉयमेंट कैन बी गिवन टू पीपल बाय आइडेंटिफाइंग, प्रमोटिंग, लोकेटिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, इसको हम कह सकते हैं बढ़ा सकते हैं वहाँ पर लोगों के लिए, उस प्लेस में उस प्लेस को पहचान कर, उसको प्रमोट कर कर, वहाँ पर इंडस्ट्री को लोकेट कर कर उस पर्टिकुलर एरिया में हम रोज़गार को, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ द पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। हर स्टेट, हर रीजन में क्या होता है, ये क्षमता होती है कि वहाँ पर रोज़गार को हम, वहाँ के लोगों का इनकम हम क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करके। इट कैन बी डन बाय टूरिज्म और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री और न्यू सर्विस लाइक सर्विसेज लाइक आईटी। हम इसको कैसे कर सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ाकर, टूरिज्म के द्वारा, और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री मतलब जो स्थानीय, जो कह सकते हैं क्राफ्ट इंडस्ट्री है उसके थ्रू, और नई सर्विसेज जैसे आईटी को डेवलप करके। स्टडी कंडक्टेड बाय द प्लानिंग कमीशन known as NITI Ayog estimated that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone। एजुकेशन सेक्टर मतलब शिक्षा क्षेत्र में अकेले 20 लाख जॉब को क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। इस पर जो है प्लानिंग कमीशन ने क्या किया था, स्टडी किया था, तो उसने बताया। देखते हैं हम लोग आगे, The central government in India made a law implementing the right to work in about 625 districts of India, which is called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) in short, 2005. Under MNREGA 2005, all those who are able to and are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by the government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कि उसने एक लॉ इम्प्लीमेंट किया, राइट टू वर्क कह सकते हैं 625 डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में, जो जिसको मनरेगा कहा गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 कह सकते हैं कहा गया। ये लागू किया गया राइट टू वर्क के बेसिस पे। तो अंडर मनरेगा, मनरेगा में क्या था, मनरेगा 2005 में ऑल दोज हु आर एबल टू, मतलब ऐसे लोग जो क्या है योग्य हैं, कर सकते हैं काम,
आर नीड ऑफ वर्क, जिन्हें काम की ज़रूरत है इन रूरल एरियाज आर गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, साल में जो है जो 100 days है उनको 100 days रोज़गार एम्प्लॉयमेंट देने की क्या है, गारंटी दी थी। इफ द गवर्नमेंट फेल इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। तो अगर गवर्नमेंट क्या है 100 days जो है रोज़गार वहाँ के लोगों को, रूरल एरियाज़ के लोगों को नहीं दे पाती है, तो उन्हें वो क्या करेगी, बेरोजगारी भत्ता देगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग देखते हैं, इट इज़ अ सेक्टर वेयर आर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड द एम्प्लॉयज गेट अस्योर्ड। अब ये सेक्टर जो होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, रेगुलर होता है, और वो अस्योर्ड होता है काम के लिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखते हैं तो द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज characterized by a small scattered unit which are largely outside the control of the government। और जो अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर होता है इसमें ये एक छोटा होता है, स्कैटर्ड यूनिट होता है, मतलब बिखरा हुआ है, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, और विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये नहीं होते हैं, ये खुद अपना करते हैं। दे आर रजिस्टर्ड बाय, अब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट and have a follow its rules and regulation which are given in various laws such as the Factors Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, SOPS and Establishment Act, etc। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो होता है, ये जो भी सेक्टर होते हैं या कंपनी होती है या फिर इंस्टीट्यूशन होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू वो रजिस्टर्ड होते हैं, और वो सारे जो भी कह सकते हैं वर्क के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे एक्ट हैं जो यहाँ पर मेंशन किया है, वेरियस लॉज सच एज द फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, सॉप्स एंड स्टेबल एक्ट एट्सेट्रा, ये सभी क्या हैं, लॉस होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सेकंड पॉइंट देखेंगे, देयर आर रूल्स आर रेगुलेशन बट these are not followed since they are not registered with the गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या है, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलो सिंस दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के यहाँ पर रूल्स होते हैं बट ये गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, ये अपना कह सकते हैं रूल इनका होता है वो उसको फॉलो करते हैं। द जॉब इज़ रेगुलर एंड हैज़ फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, इफ़ पीपल वर्क मोर दे गेट पेड फॉर द ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो थर्ड पॉइंट है इसमें ये कह रहा है कि जो द जॉब इज़ रेगुलर, यहाँ पे जॉब क्या होता है, जो काम होता है वो रेगुलर होता है, और काम का समय जो होता है वो भी फिक्स होता है, और अगर कोई जो होता है वर्कर एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसको ओवर टाइम या एक्स्ट्रा सैलरी उसको पे की जाती है। अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का थर्ड देखेंगे, जॉब्स आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। यहाँ पे जॉब क्या होते हैं, लो पेड होते हैं और रेगुलर नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर का हम 4 पॉइंट देखेंगे, वर्कर इंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर क्या है, लोगों की नौकरी नहीं जाती है, मतलब जॉब सिक्योरिटी रहती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 4th पॉइंट देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर। यहाँ पे रोजगार जो होता है, वर्क जो होता है सिक्योर नहीं होता है, मीन्स कभी भी जॉब जा सकती है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी रीज़न के भी जॉब से निकाले जा सकते हैं। लास्ट पॉइंट देखेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो इस पेज का है, people working in the organized sector get several other benefits from the employer such as paid leave, payment during holiday, provident fund, gratuity। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें कह सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोवाइड की जाती है, जैसे पेड लीव मिलता है, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे का पेमेंट मिलता है, प्रोविडेंट फंड जो होता है,
ग्रेचुटी होता है, ये सभी चीज़ें मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, फैसिलिटी मिलती हैं। बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखते हैं, लास्ट में ये जो है जो दिख रहा है इस पेज पर, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम पेड लीव, हॉलीडे लीव ड्यू टू सिकनेस एट्सेट्रा। तो यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है कि आपको पेड लीव मिलेगा, मतलब छुट्टी लेते हैं तो भी आपको उसका क्या है पैसा मिलेगा, या हॉलीडे पर हैं तो भी मिलेगा, या फिर बीमार हैं तो उसका भी आपको पेड मतलब पैसे उसके भी मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वहाँ ऐसी फैसिलिटी नहीं है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में पीपल गेट मेडिकल बेनिफिट, द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटी लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट व्हेन दे रिटायर, दीज वर्कर्स गेट पेंशन एज वेल। तो यहाँ पर दिया गया है कि लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, और वहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो प्योर होता है, या ड्रिंकिंग वाटर होता है सेफ़ होता है, इन्वायरमेंट भी वहाँ का। रिटायर होने पर ऐसे वर्कर्स को जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उनको पेंशन भी प्रोवाइड किया जाता है। अब आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, देर आर नो सच फैसिलिटी इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन जैसी कोई फैसिलिटी नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर देखते हैं लास्ट पॉइंट। एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रजिस्टर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, विलेज हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जाम्पल हैं जो रजिस्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, और रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर आंगनबाड़ी और विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं वो सब। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जांपल को हम देखते हैं तो एग्जांपल ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर और शॉपकीपिंग, फार्मिंग, डोमेस्टिक वर्क, लेबरिंग, रिक्शा पुलिंग एक्सेट्रा। ये सब क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के क्या हैं एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, उनको कैसे हेल्प करें। So there is a need for protection and support of the worker in the unorganized sector. Here are a few points which help in doing so. तो नीचे हम देखेंगे कि हम लोग उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वर्कर जो वर्क करे तो उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। द गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेजेस रेट एंड वर्किंग। और गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फिक्स कर सकती है मिनिमम वेज कितना उनको मिलना चाहिए मेहनताना, और उनके काम का समय कितना होना चाहिए। सेकंड पर द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है उनको क्या है सस्ते में गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर सकती है। द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल बेसिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड टू दीज वर्कर। इन वर्कर को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं तो इनको क्या है सस्ते में एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी और जो फूड टू दीज वर्किंग वर्कर्स को सस्ते में खाना क्या है फूड प्रोवाइड किया जा सकता है। Now, fourth, the government can frame new laws which can provide provision for overtime पेड लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है लॉ बना सकती है कि लॉ या प्रावधान बना सकती है जो क्या कर सकती है ओवर टाइम के लिए भी उनको पे किया जाए, लीव पेड भी उनको मिले, और लीव ड्यू टू सिकनेस बीमारी के लिए भी उनको लीव मिले एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें फैसिलिटीज़ उनको मिले। अब देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ओनरशिप के बेसिस पे देखते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को। पब्लिक सेक्टर इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। तो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है गवर्नमेंट के पास क्या है बहुत सारा कह सकते हैं पैसा है, संपत्ति है, और वो सबको क्या करता है सबको कह सकते हैं सुविधाएं प्रोवाइड करती है, एसेट प्रोवाइड करती है।
प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप और असेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनी। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। जो प्राइवेट सेक्टर होता है तो उसमें जो प्राइवेट जो कंपनी के कह सकते हैं जो मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, वो ही सब कुछ कह सकते हैं कि करते हैं। रेलवे और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। रेलवे और पोस्ट ऑफिस पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज। तो ये सभी जो टाटा स्टील है, ये सब रिलायंस इंडस्ट्रीज, सब क्या प्राइवेट ओन्ड कंपनीज हैं। नाउ थर्ड, the purpose of the public sector is not just to earn profit, its main aims is पब्लिक वेलफेयर। जो कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर का जो उद्देश्य होता है वो केवल प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, ये लोगों का क्या करना है, कल्याण करना होता है इसमें। और प्राइवेट सेक्टर में अगर देखते हैं तो लास्ट पॉइंट है, एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिवेट टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, ये केवल प्रॉफिट बेस्ड होता है। तो आगे हम लोग चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। हियर वी हैव लिस्टेड अ फ्यू पॉइंट ऑफ देम। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। गवर्नमेंट रेजेस मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विस रेंडर बाय इट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस के थ्रू, अदर वे के थ्रू क्या करती है, अपने खर्चों को क्या करती है, अपने खर्च करती है या फिर इन्वेस्टमेंट करती है, टैक्सेस को बढ़ाती है, अपने एक्सपेंसेस को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक हैवी स्प्लेंडेड सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, रेलवे, हार्बर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, providing irrigation through dams etc. Also it has to ensure that these facilities are available for everyone। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत सारे हैवी वर्क करती है, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क करती है, इसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मनी भी स्पेंड होता है। तो इसमें जो सबके लिए होता है, ऐसे डेवलपमेंट कह सकते हैं डेवलपमेंट वर्क होते हैं, ब्रिजेस बनाना, रेलवे बनाना, हार्बर, और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बांध है, बिजली है, जल विद्युत है, प्रोवाइडिंग इरिगेशन प्रोवाइड थ्रू डैम से इरिगेशन प्रोवाइड करना, सिंचाई के लिए वाटर प्रोवाइड करना, ये सब क्या है, सबके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कह सकते हैं फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सबको मिले, एक तरह से कह सकते हैं। There are some activities which the government has to support to encourage the private sector to continue their production or businesses। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि there are some activity, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी which the government has to support to encourage। गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करती है, इनकरेज करती है कि वो क्या करें अपने प्रोडक्शन और अपने बिजनेस को कंटिन्यू करें। गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्प करती है। The government in India buy wheat and rice from farmers at a fair price and sells at a low price to consumer through ration shop। In this way it support both farmers and consumer। गवर्नमेंट क्या करती है, जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो वीट और राइस जो है फार्मर से समर्थन मूल्य में खरीदती है और फिर उसको सस्ते दाम पर जो है राशन के शॉप पर उपभोक्ताओं को या पीपल्स को बेचती है।
कह सकते हैं इट सपोर्ट बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर, फार्मर और कंज्यूमर को समर्थन के साथ। रनिंग proper school and providing quality education, health and education facility for all are some of the ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट की ड्यूटी रहती है कि क्या है, जो इस स्कूल प्रॉपर रन करें, जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो अच्छी रहे, वो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड रहे, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी सबके लिए हो, जिससे सभी का डेवलपमेंट हो सके। Government also needs to pay attention to aspects of human development such as availability of safe drinking water, housing facilities for the poor, and food and nutrition, taking care of the poorest and most ignored region of the country। तो गवर्नमेंट जो है आल्सो पे अटेंशन, गवर्नमेंट क्या ध्यान देती है कि जो है ह्यूमन का जो है डेवलपमेंट हो, और उनको जो है साफ़ स्वच्छ वाटर मिले, रहने के लिए गरीबों को घर मिले, जिनको घर की ज़रूरत उनको घर मिले, खाना मिले, मतलब न्यूट्रिएंट खाना मिले, अच्छा खाना मिले, और जो बिल्कुल गरीब हैं, जो पुअरेस्ट हैं, उन मोस्ट इग्नोर रीजन ऑफ द कंट्री, उनको भी सारी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाए ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो सके। नाउ चैप्टर हियर इज completed। थैंक यू क्लास।